हाय फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमको कल डिस्कशन के लिए मैंने आपके साथ छोड़ा था, उसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। रिक्वायरमेंट हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ में होती है अकाउंट्स के क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दिखी नहीं तो मैंने बोला चलो हम पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अननेसेसरी हम कई बार क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको इसे बनाना था या नहीं बनाना था, एग्जाम में खास तौर पे। You are required to prepare revenue and profit loss account for the year ended 31 मार्च 2012। आपको क्या करना है, अपना काम नोट कर लो दिमाग में। मुझे रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है 31/3/2000 X2 के लिए। ठीक है सर, अब एक चीज और बताइए, क्या यहाँ बैलेंस शीट के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन ने? नो सर, नो, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं बोला है। इट सीम्स क्या होगा कि आपको बैलेंस शीट वाला मुद्दा जो है सोचना ही नहीं है, वरना वो बच्चा स्मार्ट नहीं कहलाएगा जो इस क्वेश्चन में रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस के साथ साथ बैलेंस शीट भी बना के आए। क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा, वो अपना बहुमूल्य समय एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लगा देगा और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई मार्क्स उसे नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं। कैपिटल 3200 दी हुई है, रुपीज इन 1000 है, ये जरूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा एग्जाम में। बैलेंस ऑफ फंड ऑन 1/4/2011, फायर इंश्योरेंस का 800, मराइन इंश्योरेंस 95000, मिसलेनियस इंश्योरेंस 21865, unclaimed dividend 850, amount due to other insurance company 3450, sundry creditors 7250, deposit and suspense account 2280। बैलेंस शीट आइटम हो गया बेटा डिपॉजिट। ये सर सन्ड्री क्रेडिटर भी क्या बैलेंस शीट आइटम है, ये सब बैलेंस शीट आइटम है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 8040, ये ओपनिंग प्रॉफिट मान लेते हैं, नया तो आपको बनाना है। एजेंट का बैलेंस, एजेंट से पैसा लेना बाकी है, लेटर हो गया एक प्रकार से 13500। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ बट ड्यू नहीं हुआ 2250। ये हमारे काम का है, हाँ है। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या है, कि वो इंटरेस्ट का हिस्सा जो हमको अभी तक एक्रूड हो गया है बट अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ है। ड्यू का मतलब समझिए पहले। ड्यू होता है बेटा जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में छपा रहता है कि हम जो है भुगतान, ब्याज का भुगतान या ब्याज को हम ड्यू इस तारीख को मानेंगे, साल भर में एक पर्टिकुलर डेट को ही हम उसको मानेंगे। जबकि एक्रूअल पूरे साल भर होता है, हर दिन बीतने के बाद आपका इंटरेस्ट एक्रूड होता है। ड्यू कब होगा, जब वो निर्धारित समय आ जाए। जैसे कि डिबेंचर में लिखा था कि 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे, 30 सितंबर और 31 मार्च में। तो बेटा इंटरेस्ट जो है ड्यू होगा 30 सितंबर और 31 मार्च में, बट वो इंटरेस्ट एक्रूड होगा डेली बेसिस पे। हर दिन बीतने पर इंटरेस्ट टाइम के आधार पर एक्रूड जरूर होगा लेकिन ड्यू नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई खास ट्रीटमेंट में फर्क नहीं। अब इसमें एक नई बात क्या बोलूं बेटा, ये इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री यदि इन्होंने कर रखी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका मतलब ये इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ होगा जरा सोचिएगा। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, आपको मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो एसेट्स है। तो एक्रूड इंटरेस्ट जब जब बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, राइट। ये एंट्री से आपका एक्रूड इंटरेस्ट जनरेट हुआ और एक्रूड इंटरेस्ट के बराबर का इंटरेस्ट आपकी उस इंटरेस्ट की इनकम में ऑलरेडी शामिल है। तो मतलब यदि आइसोलेटेड वे में दिया है तो उसका मतलब इसका इफेक्ट इंटरेस्ट के साइड में ऑलरेडी जुड़ चुका होगा। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब हमको देखना है कि भैया क्या दिया हुआ है आपको और कैसा ये फिगर्स है, इसको इंटरप्रेट करना है। बट यूजुअली आप समझ चुके होंगे कोई चीज यदि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हो, इसका मतलब उसका उस एक्सपेंस या इनकम के साथ एडजस्टमेंट हो चुका है। ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से हमको लेना है 6450, कैश इन हैंड 350 है, बैलेंस इन करेंट अकाउंट विद बैंक
7480 है। हालांकि हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कचरा दिया गया है जरूर आपको परेशान करने के लिए। फर्नीचर फिक्सर्स जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, उसकी WDV 5800 है। स्टेशनरी स्टॉक 140। एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट, फायर इंश्योरेंस के संबंध में मैनेजमेंट के खर्चे 280, मेराइन के 168 और मिसलिनियस के 40 और अदर्स के 30। अदर्स कहां जाएगा बेटा? अदर्स जिसका कोई पर्टिकुलर बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो खर्चा जाएगा, वो खर्चा जाएगा अदर्स में, और उस अदर के खर्चे को आप रिफ्लेक्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस के हिस्से में। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 8200, मतलब इतना प्रीमियम भी आना बाकी है। डोनेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डोनेशन पेड 10,000 बट नो ATG बेनिफिट। डोनेशन दिया हमने, किसी को चंदा दिया हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने, लेकिन उसको हमको इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है बेटा ATG। जो लोग ग्रुप 2 कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं नई बात है जरूर बताना चाहूंगा। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है ATG जो बोलता है यदि आप प्रिस्क्राइब जगह पे डोनेशन देते हैं तो आपको उस डोनेशन की छूट इनकम में मिल जाती है। मान लो आपने 10 लाख कमाया और 1 लाख का डोनेशन दिया, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 9 लाख मानी जाएगी, 10 लाख माइनस 1 लाख। यदि वो डोनेशन ATG के दायरे में आता है तो, फिर से ध्यान सुनना बेटा, ATG का मतलब क्या है कि जो डोनेशन इनकम टैक्स के अप्रूव्ड क्राइटेरिया में है, उस डोनेशन की छूट आपको इनकम टैक्स में मिल जाती है, इनकम में मिल जाती है। ठीक है। यदि ATG नहीं है तो वो इनकम में छूट नहीं मिलेगी, वो खर्चा आपका इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, वो डोनेशन आपका बेनिफिट नहीं दे पाएगा। चूंकि इन्होंने डोनेशन दिया है, PL में तो डेबिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ध्यान देना दोस्तों, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ये अमाउंट नॉट एलिजिबल फॉर एक्सपेंडिचर होगी। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट एज पर बुक्स आ रहा है और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट आएगा, दोनों के बीच डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू ATG नॉट अवेलेबल ऑन सच डोनेशन। यदि डोनेशन में ATG अवेलेबल होता तो दोनों सेम बनता। तो मतलब आप जब इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाएंगे ना, तो उस समय आप इस खर्चे को डिसअलाउ मानते हुए फिर से एक नई वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन करना। एक अलार्मिंग पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिया। ट्रांसफर फीस 100, कुछ ना समझ में आए तो उसको PL में ले जाएंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स प्रोविजंस में चला जाएगा 1170। इनकम टैक्स पेड, हमने इतने का इनकम टैक्स पेड किया। मॉर्गेज लोन, लोन भी फिर से बैलेंस शीट आइटम है। सन्डे डेटर्स बैलेंस शीट आइटम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड विद RBI बैलेंस शीट आइटम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिर से बैलेंस शीट आइटम। डिवेंचर बैलेंस शीट आइटम। इक्विटी शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बैलेंस शीट आइटम। क्लेम्स लेस री इंश्योरेंस, जितना भी क्लेम हमारा री इंश्योरेंस को घटाने के बाद कितने का बचा। फायर का 45,000, मेराइन का 35,890 और मिसलिनियस का 6,800। ठीक है। प्रीमियम री इंश्योरेंस घटाने के बाद कितना बचा हमारे हाथ में, 176250 फायर का, मेराइन का 102250 और मिसलिनियस का 262 पॉइंट नहीं बेटा, कॉमा है वो, 25। ठीक है। ये आपके रेवेन्यू का हिस्सा बन जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट नेट, क्या लिखा है, नेट आपके हाथ में 4680 आए। कौन से बिजनेस है नहीं पता चल रहा है, तो इसको कंबाइन मानते हुए कहां ले जाएंगे आप, प्रॉफिट लॉस में ले जाएगा। चलिए ये भी ले जाएंगे। सर ये TDS लिखा है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसका मतलब क्या है? अरे बेटा याद कीजिएगा, पहले हमने क्या डिस्कस किया था। हाँ जी, ये जो TDS लिखा है, कल ही मैंने आपके साथ बात की ना कि इनकम टैक्स इसके संबंध में जो पेबल है वो आपकी लाइबिलिटी है। TDS का मतलब होता है कि आपको जो इनकम मिलने वाली थी उस टोटल इनकम में से इतना टैक्स काट लिया गया और बचा हुआ पैसा आपको इतना पैसा ही हाथ में आया, इतना, लेकिन आपकी कमाई इन दोनों को मिलाकर हुई है। आपकी कमाई इन दोनों को मिलाकर हुई है, मतलब 4680 प्लस 1170 कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, 5850। ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम को लेकर। ध्यान रखना, जब भी इनकम टैक्स लिखा रहेगा तो मतलब ये हमको टैक्स पटाना है इस इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट। लेकिन TDS लिखा मतलब इतना हमारा कट के पैसा 4680 नेट हमको मिला, नेट वर्ड भी साथ में लिखा है। 4680 प्लस TDS दोनों मिलाकर हमारी इनकम बनी होगी और उसमें से 1170 रुपए कट गया, बाकी 4680 हमारे हाथ में आए। कमीशन फायर के नाम पर इतनी गई, मेराइन के नाम पर इतनी गई और मिसलिनियस के नाम पर इतनी गई। ठीक है।
यू आर रिक्वायर्ड टू मेक फॉलोइंग प्रोविजन। रेशन ऑन द फर्नीचर 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, जितनी उसकी ओरिजिनल लागत थी उसका 10% का प्रोविजन बनाना है। WDV मत चले जाना, क्वेश्चन है साफ साफ बोल दिया, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। अब बेटा जो लिखा हुआ उसको तो आपको एज इट इज समझना पड़ेगा। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो है 10,000 रुपए की कमी हुई है। इंपेयरमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर, कुछ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे शेयर्स में जिसकी वैल्यू में 1000 की कमी हुई है, तो उसकी भी आपको अकाउंटिंग करनी होगी। और 1000 रुपए जनरल रिजर्व में गए, यस सर। आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन 31/3/2012, फायर का इतना, मेराइन का इतना, मिसलिनियस का इतना। प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, प्रपोज डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%, प्रोविजन फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क इज टू बी मेड एज फॉलो। प्रपोज डिविडेंड हमारा 50% का है, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स 50% का है, प्रपोज डिविडेंड हमारा 20% का है। प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज टू बी मेड एज फॉलो। ऑन द मेराइन पॉलिसी 100% प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस, ऑन द अदर पॉलिसी 50% प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस। You are required to prepare the revenue and profit loss account for the year ended 31 मार्च 2012। देखिए रिक्वायरमेंट छोटी सी है लेकिन क्वेश्चन काफी बड़ा लंबा चौड़ा है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएं, रिलेवेंट क्या है और इरेलेवेंट क्या है, जो जो चीज रिलेवेंट है उसको आप एक तरफ से लिखते जाएं और लास्ट में आंसर को पैक करें, बड़ा मजा आएगा, एक बार में सॉल्यूशन हो जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको इस क्वेश्चन को इस ऑनलाइन मोड में भी कवर करा सकूं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल आपको दिख रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन सेट भी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। विजन क्यों नहीं आ रहा है? विजन आने लग गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाँ जी, फटाफट देखिएगा सारे बच्चे मिलकर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहे हैं हम, कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस ऑफ द फंड्स 1/4/2011, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करें बेटा? शुरुआत करते हैं अपन रेवेन्यू अकाउंट से। फिर से आपको दिख नहीं रहा जहां मैं लिख रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से करें सर? शुरुआत करते हैं अपन, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर शेड्यूल अमाउंट, प्रीमियम, नेट। अच्छा आप देखो, अमाउंट अभी तक क्या हम एक ही कॉलम बनाते थे, अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपके अमाउंट के 2-3 कॉलम बन सकते हैं क्योंकि तीनों बिजनेस अलग अलग है।
अब इसको अपन अमाउंट की जगह पहला बिजनेस क्या दिया, फायर, दूसरा मेराइन और तीसरा मिसलिनियस। चलेगा ऐसा कुछ लिखना? ठीक है। फिर क्या आएगा आपको, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिना शेड्यूल के, अदर इनकम जो इन सेगमेंट में दी हो, टोटल। फिर एक्सपेंडिचर की बात करूं, क्लेम, कमीशन, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और फिर अदर एक्सपेंस बिना शेड्यूल के। फिर इसकी टोटल, इसका नाम ए, इसका नाम, फिर यहां से आपके पीएल की कहानी शुरू होगी जो इस क्वेश्चन में हमें ऐड ऑन करनी है। होप सो कि आपको दिखे ज्यादा से ज्यादा विजन, और ये नहीं दिख रहा है। शेड्यूल नंबर 1, प्रीमियम। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा फोकस करते हैं। प्रीमियम की अरेंजमेंट, जो जो फिगर जहां जहां से मिलते जा रही लेते जाएंगे, कैपिटल से मतलब नहीं है। फायर, बैलेंस ऑफ फंड, फंड कौन सा बेटा, यूआरआर। मैं इसे यहाँ पे 3 कॉलम में बना रहा हूँ, फायर, मैराइन और मिसलेनियस। ठीक है, फायर, मैराइन, मिसलेनियस। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, चेंज इन यूआरआर, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये जो दिया हुआ ना बैलेंस ऑफ फंड, फायर का कितना, 8,000, सॉरी 80,000, मेराइन का 95,000। ठीक है, मिसलेनियस इंश्योरेंस 21865, 21865। अनक्लेम डिविडेंड जो है बेटा वो बैलेंस शीट आइटम, फिलहाल उसको अपन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ड्यू टू अदर इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट आइटम संग्रह क्रेडिटर्स छोड़ देते हैं। डिपॉजिट इन सस्पेंस अकाउंट्स,
बैलेंस शीट आइटम प्रॉफिट लॉस ओपनिंग बैलेंस, ये हमारे प्रॉफिट लॉस जब हम बनाएंगे, आपको पता है ना प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, मेरे को समझाने में ज़्यादा समय लगेगा। प्रेजेंटेशन अपन और आंसर को देके सुधार देंगे। प्रॉफिट लॉस, कंपनी का नाम, फॉर द ईयर एंडेड, पार्ट जो है फॉर्म, वो सब लिखना रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फायर, मेराइन और मिसलेनियस, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम और अदर इनकम, ऐसे ही होता है। ये आ गया आपकी इनकम की फिगर्स। फिर बात करूं मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम हो गया। अब एक्सपेंस साइड बात करता हूँ बेटा। प्रोविजन, टैक्स के प्रोविजन को छोड़कर, और जो अदर एक्सपेंस जो इंडिविजुअल उस चीज में नहीं आ पा रहे, वो ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर से इस ए और बी का डिफरेंस आ जाएगा। ए माइनस बी से आ गया। फिर ए माइनस बी से आ गया। अब क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या आ जाएगा, पीएटी प्लस ओपनिंग प्रॉफिट माइनस, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, प्रपोज डिविडेंड माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व यदि क्वेश्चन ने बोला हो, फिर जो बचा वो बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया आपका। फॉर्मेट के हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या क्या मिलते जा रहा है वो लिखते जाइए। अमाउंट ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गया। तो अपन कहाँ पे थे, बैलेंस इन करेंट अकाउंट, नहीं शायद कहीं और थे अपन। मैं अपनी सीट खोलता हूँ। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 80,040 8040। चाहो तो आप इसे लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिएगा एजेंट बैलेंस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। बैलेंस शीट आइटम बेटा इंटरेस्ट के हिस्से में ये शामिल हो चुका होगा। ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट आइटम है। बैलेंस विद करेंट अकाउंट विद बैंक, ये बैलेंस शीट आइटम है। फर्नीचर की कॉस्टिंग कितनी है, 10,000, ध्यान रखना। तो इसमें डेप्शन लगाने के क्वेश्चन बोला था अपन, जब डेप्शन लगाने की बारी आएगी तब वहां पे लगाएंगे इसको। स्टेशनरी का स्टॉक 140 है। एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा ये। कितना कितना दिया हुआ है बताइए फटाफट। एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट 280, एक 280 के बाद डबल जीरो भी है भैया, 168 डबल जीरो, और मिसलिनियस के नाम पे 4,000। और अदर्स एक्सपेंस जो किसी और पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा पाया, वो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। मैनेजमेंट एक्सपेंस के नाम से कितना, मैनेजमेंट एक्सपेंस के नाम से चला जाएगा आपका 3,000, जो कि एचओ लेवल पर हुआ है। एचओ लेवल आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है
8200 का। बेटे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वो उसका जो रिसीवेबल वाला पार्ट है वो है, अकाउंटिंग में इसका प्रीमियम वाला एंट्री कहीं ना कहीं हो रखा होगा। डोनेशन पेड जिसका एटीजी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको मैं अदर एक्सपेंस में डालता हूँ, माइनस डोनेशन पेड 1000। ट्रांसफर फीस 100 मिला, ये अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा। ट्रांसफर फीस 100 रुपये मैंने अदर इनकम में लिख दिया। रिजर्व फॉर बैड डेट्स पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसे क्या मानूं बेटा, अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ लिख दूं। कितने की फिगर है, सावधान बेटे सावधान, रिजर्व फॉर बैड डेट जरूर यहाँ पे आप लिख सकते थे, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो भी बना है ये रिजर्व फॉर बैड डेट का वो वाला पार्ट है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, इसका बिजनेस इफेक्ट वो ले चुके हैं। प्रीमियम के अगेंस्ट जो भी बनाना था इन्होंने ये बना रखा है। इनकम टैक्स पेड, पेड से हमें मतलब नहीं है, प्रोवाइड से मतलब है, ये भी एसेट्स में जाएगा। मॉर्गेज लोन एसेट्स का पार्ट है, सन्डे रिटर्न एसेट्स का पार्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट विद आरबीआई एसेट्स का पार्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट्स का पार्ट है, डिबेंचर एसेट्स का पार्ट है। इक्विटी शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिफरेंस को हमको रेवेन्यू नेचर का मानना है, बाकी सबको आप बैलेंस शीट का आइटम मानिए। क्लेम लेस री इंश्योरेंस, क्लेम वाला जो शेड्यूल है ना ये उससे जुड़ा हुआ पार्ट है, लेकिन क्लेम को समझने देखिए क्या कोई और प्रोविजंस वगैरह वगैरह दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में भी। क्लेम के बारे में कुछ और दिया है क्या, प्रीमियम के बारे में कुछ और दिया है क्या, कमीशन के बारे में कुछ और दिया है क्या, नहीं साहब कुछ खास ऐसा नहीं दिया है। आउटस्टैंडिंग क्लेम दिया है ना यार, इससे थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़िए, तो कोई बात नहीं हम अपने शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल नंबर 2 क्लेम, क्लेम लेस री इंश्योरेंस कितना कितना दिया हुआ है, 4500 358 90 6800, ठीक है, इट्स ओके। प्रीमियम लेस करके सब कुछ दिया है, 176250 102250 26225। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, अच्छा ये कोई बिजनेस वाइज है, नहीं साहब ये रिसीव्ड आपका ओवरऑल है और उसमें टीडीएस भी कटा, दोनों को जोड़ के ध्यान रखना, एक वर्ड बोल रहा हूँ, दोनों को जोड़ के अपने को काम करना है। 4680 और 1170 5850, ठीक है। 5850 क्या है भैया, अदर इनकम है। अदर इनकम में क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड प्लस टीडीएस कितना है 5850, ठीक है। बस लिखते जाइए जो जो मिलते जा रहा है। कमीशन, कमीशन का शेड्यूल नंबर कौन सा था, 3rd। कमीशन को लेकर फर्दर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो कमीशन को सीधा लिख दे रहा हूं मैं वहां पे, हालांकि आप नीचे एक वर्किंग बना लीजिएगा यहाँ पे। कमीशन थोड़ा सावधानी से, 500 350 00, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, रुपीज इन 000 लिखना ना भूलें।
मिसलिनियस में कितना 8000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग प्रोविजन। डेप्शन के नाम पर आपको प्रोविजन बनाना है। डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता थी 10,000 है। वन थाउजेंड। अब एक नया वर्ड, इम्पेयरमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक। इम्पेयरमेंट मतलब स्टॉक आपने जो कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखा था उसकी वैल्यू में कुछ कमी हुई है, उस कमी के लिए भी व्यवस्था आपको यही करनी है। और चूंकि एक पर्टिकुलर किसी बिजनेस से लिंक होता तो रेवेन्यू में जाता, ओवरऑल है तो वो पीएल में जाएगा। ओवरऑल एचओ लेवल पर, पीएल जो है एचओ लेवल पर बनता है। इम्पेयरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट कितना 1000 प्रोविजन के रूप में हम इसे ट्रीट करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना 1000। क्वेश्चन ने दिया, हमने सिर्फ सजा रहे हैं, जहां जहां पे जो आता है वो रख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम एज ऑन 31/3/2012। आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना है जोड़ दो, प्लस आउटस्टैंडिंग मतलब ये भी आपका खर्च है 200 00 5000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हमने जोड़ दिया। तो क्लेम की फिगर फाइनल आ गई आपकी 45,000 प्लस 20,000 65 35,890 40,890 6800 3250 150। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात। इसको सीधा सीधा अपन क्लेम में लिख देते हैं। जब फिगर फाइनल हो जाए तो तुरंत लिख दो आप 65,000 को 40,890 और 150। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ये प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है बेटा। ये मैं आपको एक नया ज्ञान दूंगा आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स 50%। ठीक है, हम देख लेंगे इसको। प्रपोज डिविडेंड 20% है, शेयर कैपिटल कितने की थी उसका 20% आपको क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करना है। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे ऊपर चला गया। कैपिटल 32,000 की है, उसका 20% 6400 ट्रांसफर करना है प्रपोज डिविडेंड के नाम में करंट ईयर के नेट प्रॉफिट का। अब क्या बच गया आपका, क्लोजिंग यूआरआर। ये ओपनिंग दिया, क्लोजिंग कितना, इसी का कुछ, चूंकि इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, नो प्लस माइनस। ओके ओके ओके, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हैंग हो गया सर।
ओके, ऐसा होता रहता है। कुछ और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? ठीक है भैया, प्रोविजन कितने का बनाना है आपको? बोला गया था मेराइन पे 100, तो हमने मेराइन पे 100 बना दिया, 10, 22, 50 का, और बाकी सब जगह 50-50। कितना आ गया? 88,125, 26,225, 13,11,50। भाई इतना ऑलरेडी बना है, इतना रखना है, तो प्लस कितना और नया बनाना है? 8125, 95,000 बना हुआ है, ठीक है। 10, 22, 50 माइनस 95,000, 10, 22, 50 माइनस 95,000, 7250, 1865 माइनस 13,112.5। 87.520। लेकिन ये हमको इतना बना हुआ है ऑलरेडी, जो कि इतना ही बनाना था, तो ये माइनस हो जाएगा इस बार, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यस सर, ठीक है। चलिए और एक काम करते हैं, राउंड अप कर देते हैं इसको। इट्स ओके। चेंज इन URR 8125 नया और बनाना है, इसमें से माइनस कर दिया। 7250 और बनाना है, माइनस कर दिया। लेकिन इतना इसमें और ऐड करना है, लास्ट ईयर एक्स्ट्रा बन चुका था, 21,865 बन चुका था, जबकि 13,112.50 ही चाहिए था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको यहाँ प्लस कर रहा हूँ मैं। कितना? 8752। प्रीमियम नेट कितना आ गया? ये निकल जाएगा आपका यहाँ पे। बेटा अभी क्वेश्चन पानी की तरह क्लियर हो चुका है। 176,250 माइनस 8125 आ गया आपका 168,125, 168,125 सीधा मैंने प्रीमियम की जगह पे लिख भी दिया है। 10, 22, 50 माइनस 7250, 95,000, 26,225 माइनस 87,52, 17473। ठीक है, इसको की जगह पे प्लेस पे भी लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं सर। 17473, और कुछ ऐसी इनकम दी नहीं है, लेस कर दिया, यही टोटल का हिस्सा आ जाएगा। 168,125, 95,000, 17473, 168,125, 65,000 minus 50,000, 28,000, 25,125। चाहे तो आप, सॉरी मैंने ये काट पीट के लिख दिया, अपन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ए माइनस बी कितना आ रहा है बताइए? 168,125, 40,890, 35,000, 16,800, 92,690। अब सिर्फ बेटा टोटलिंग लगाना बचा है, माइनस 95,000, 2310,
17,473 मेमोरी में डाल दिया। और इधर 10 150 प्लस 8,000 प्लस 4,000, खर्चा ज़्यादा हो गया तो रेवेन्यू कम थी, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस हो जाएगा 4577। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक अधिक कीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं पे। ओके, आपका ये फिगर यहाँ पे हमने गलत लिख लिया कहीं पे, कोई बात नहीं, पर देख लेते हैं। नेट प्रीमियम रिसिप्ट 26225 है, हमने वहाँ पे कुछ और लिख दिया था। मिस्टेक को सुधारने का मौका है हमारे पास। बेटा वो क्या है कि एक्चुअली स्क्रीन से फिगर उठाना बड़ा मुश्किल है, जब मुझे क्लास में बच्चे बता रहे थे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब अफसोस कि मेरे पास वो माहौल नहीं है, लेकिन जो है वो यही है 26225 26225। 22,050 प्रॉफिट में आ गया 4175। इस प्रॉफिट को मैंने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फायर का कितना इनर कॉलम लिखा 25 125 2310 4175 31,610 प्लस 5850 प्लस 100 37,560। ठीक है, एक्सपेंस की बात करता हूँ। ये एक अलार्मिंग एक्सपेंस है। ठीक है, जोड़ लीजिए एक्सपेंस को 1 2 3 2 5 1 6। ओरिजिनल कॉस्ट का बनाया ना फर्नीचर का, WD का बना के आप गलती कर देते डेप्शन का प्रोविजन। ठीक है, सैंतीस 560 1 29 27 मिसलिनियस से फिर अपन ने कुछ गलती की है। ओके, मिसलिनियस में गलती हमने यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं की थी बेटा। मिसलिनियस की गलती हमारी, गलती बोल लीजिए, जो क्लरिकल था वो यहाँ पे प्लस करना था हमको 26 प्लस 87, जबकि हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया, इसलिए फिगर 17 आ रही थी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती, प्लस का साइन जबकि हमने लगा रखा था, फिर भी वो कैलकुलेटर की जो धुन होती है उसमें हमारा माइनस चला जाता है। फिर बाकी ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये भी माइनस कर दिया, जबकि ये प्लस होना है, जबकि मैंने बोला भी इसको हमें प्लस करना है। 2 मिनट के 26 87 प्लस 87 52 34,977। तो यहाँ पे फिर से सारी काट छाट हो रही है। 34,977, ये भी 34,977 है, सॉरी। चौंतीस 977 में माइनस कीजिए 220 50 को, 12,927 है ये सर 12,927 है। हमें भी यहाँ क्या लिखना है 12,927। ये फिगर चेंज हो जाएगी, प्लस 25 125 प्लस 23 10।
40,362 प्लस 5850 प्लस 100 ये होगी 46,312। ठीक है, मिलाते चल रहे हैं अपन आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस 6,000 कर दिया, चालीस 312। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनना है इसका, 50% बनना है। लेकिन बेटा चूंकि आपको इस टॉपिक में ये प्रिज्यूम किया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है आपका, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 40,312। इसमें से आपने एक खर्चा जो है अलाउ करा रखा है 1,000 रुपए का डोनेशन, ध्यान दीजिएगा, बट वो डोनेशन जो है इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, डिस अलाउ करेंगे डोनेशन, क्योंकि वो 80G में कवर नहीं है। एड बैक कर दिया हमने उसे, अब उसकी वैल्यू होगी 31,312 का प्रॉफिट आया आपको, टैक्सेबल इनकम। और इस टैक्सेबल इनकम का 50% मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे प्रोविजन बनाना है, प्लस 1000 डिवाइड बाई 2, 20,656 का आपका प्रोविजन बनेगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। अदरवाइज यदि आप इसे इस चीज को कंसिडर नहीं करना था तो आप अपनी एजम्पशन जरूर नोट के आना कि हमने जो प्रोविजन बनाया है ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज बनाया है, जबकि प्रोविजन बना किसके आधार पर, इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स के आधार पर। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, या आपकी स्टडी में कई बार लेता है कई बार नहीं लेता है। बेस्ट तो ये कि आप इस नॉलेज को कंसिडर करते हुए चलें, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों चीज बता दी आपको। यदि इसको कर रहे हो तो ये इनकम टैक्स की अप्रोच है, और प्रॉफिट जो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट का प्रोविजन बनाना तो फिर वो तो सिंपल बन जाता है। यहाँ पे 40,312 का 50% बनता, लेकिन हमको अलार्म देख के यहाँ पे भी 80G वर्ड उन्होंने लिखा है, तो उनकी इज्जत करने के लिए हमको इसको ध्यान देना पड़ा। ठीक है, 20,656 माइनस कर दिया हमने इसमें से 40,312 में से, तो कितने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, 19,656। अब इसमें ओपनिंग जोड़ दिया हमने 8,040, 6400 का आपने क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में बोल रखा था, 19,656 प्लस 8,040 माइनस 6400। ठीक है, आवाज आ रही है, माइनस 6400 माइनस 1,000, 20,206। ये था बेटा आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 20,296 आंसर कैलकुलेट किया। अब रही बात प्रेजेंटेशन की इंप्रूवमेंट की बात, तो मैं आपको अभी सीट से करा दे रहा हूँ। फॉर्म BRA प्रिस्क्राइब्ड बाय द IRDA, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद IRDA। हालांकि आप इतना लिख दे तो बहुत बड़ी बात है, बट इतना ये वाली लाइन हट भी जाए तो कोई बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखिएगा कंपनी का नाम और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ IRDA BRA। ठीक है, B-RA। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फायर, मेराइन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। ठीक है, फायर करेंट ईयर, मेराइन करेंट ईयर, मिसलेनियस करेंट ईयर। हमने यहाँ पे लाइन की अमाउंट लिख दी थी, रुपीज इन 1000। तो यहाँ पे शेड्यूल का रेफरेंस हो गया, बाकी सब चीजें हमारे इनर कॉलम की सेम मैच हो रही है। अब जो शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जहां जहां शेड्यूल बनता है तो शेड्यूल का ब्रेकअप भले एक सिंगल अमाउंट ही क्यों ना, उसको आपको नोट्स में देना है अलग से। यहाँ दिया है ना हमने, ये देखिए, ये फिगर सीधे हमने प्लॉट कर दिया आंसर शीट में, वो अलग बात है, लेकिन वहां पे डिस्प्ले में हमें ये शो करके आना, क्योंकि इस शेड्यूल से ये फिगर आ रही है। ठीक है, क्लेम इनकर्ड के लिए जो आप वर्किंग करते हैं उसको वर्किंग नोट नंबर 2 करके करेंगे।
फिर आया आपका प्रॉफिट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस को आपने तीनों को एक साथ जोड़ा। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस अमाउंट ली है, सेम प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। प्रपोज प्रोविजन अदर देन टैक्सेशन को यहाँ पे लिखा आपने, अदर एक्सपेंस सारे लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कौन सा बनाया है, एज पर इनकम टैक्स, ये ध्यान रखना। उसकी वर्किंग नोट नंबर 2, 3 जो भी था आप लिख दीजिए। उसके बाद आप आज ये जो आपने ये काम किया ना, ये बांटने वाला काम, ये जो बांटने वाला काम किया ना बेटा, ये एप्रोप्रिएशन है। ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन हो गया। और जो ओपनिंग बैलेंस है उसको इन्होंने लास्ट में जोड़ा, हमने पहले भी जोड़ दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई शेड्यूल का पार्ट नहीं है, मतलब अपनी कन्वीनियंस से। तो ये आके बैलेंस कैरी ओवर टू द बैलेंस शीट। वर्किंग नोट भी बहुत नीट एंड क्लीन बनाएंगे। ओपनिंग फंड इतना था, फंड मतलब यूआरआर, क्लोजिंग ये था मतलब चेंज कितना हुआ, चेंजेस इतना हुआ, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, प्लस डोनेशन को आपने एड बैक किया और बाकी का टैक्स का प्रोविजन बना दिया। दैट्स सो सिंपल एंड स्वीट कि आपका ये क्वेश्चन बन गया। चूंकि एक ही बड़ा क्वेश्चन आपका बना है बेटा, मैं इसको आप, हालांकि बड़ा इसलिए आपको था क्योंकि पढ़ने में ज्यादा था, करने में कम था, क्योंकि आधी चीजें बैलेंस शीट आइटम की आपने छोड़ रखी थी। अब जो हम इसके बाद वाली क्लास में क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो पूरा बैलेंस शीट पर आधारित रहेगा। जब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना पसंद करूंगा, जो आप लेना पसंद करेंगे नहीं अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 1 ही हम बनाएंगे आने वाली क्लासेस में, उससे हमारा एक इंश्योरेंस टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/2012 बन जाएगा। ये फायर इंश्योरेंस से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड सीडेड दोनों की जानकारी है। प्रीमियम के बारे में, क्लेम के बारे में, आउटस्टैंडिंग आउटसाइड इंडिया और कमीशन, सारी चीजें हैं इसमें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की भी जानकारी दी हुई है, कॉमन वाले। आपको इससे क्या बनाना है, इस क्वेश्चन से प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द अनमोल फायर लिमिटेड, आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्या आप बना पाएंगे? वैसे आंसर भी मैंने आपको साथ में दिए हुए बुक में, कोई बात नहीं, आप आंसर देखिएगा मत देखिएगा वो आपकी सुविधा, लेकिन आपको जरूर बनाना है। एक बार ट्राई करेंगे आप इसे? यस सर, ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क। पढ़ूं एक बार इस क्वेश्चन को, चलो इसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, बड़ा क्वेश्चन सर, पढ़ दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द रेवेन्यू, हाईलाइट, सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, ऑफ अनमोल फायर इंश्योरेंस कंपनी। प्रीमियम क्लेम्स एंड कमीशंस, टोटल प्रीमियम बराबर 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इंडिया से 80-80 हुआ है, आउटसाइड इंडिया 20-20 हुआ है। कमीशन 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। ये कौन से बिजनेस की बात कर रहा है? ये डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है। री इंश्योरेंस सीडेड, जो आपने सीड किया वो है, और ये एक्सेप्टेड है। कुल मिला के आपको एक ही फायर का सेगमेंट दिया गया, 3 अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। फायर, मैराइन, मिसलेनियस। एम्प्लॉय रेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैनेजरियल रेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग ऑपरेटिंग है, रेंट, रिपेयर, टैक्स भी हम ऑपरेटिंग मान सकते हैं, रिपेयर्स ऑपरेटिंग है, प्रिंटिंग ऑपरेटिंग है, कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग है, लीगल प्रोफेशनल चार्जेस, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये क्लेम से संबंधित तो फिर क्लेम भी जुड़ेगा, अदरवाइज जनरल बिजनेस का है तो फिर यहाँ रहेगा मेडिकल फीस, ऑडिटर एक्सपेंस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। पॉलिसी स्टाम्प, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। सब ये मतलब देखिए, लीगल एक्सपेंस को यदि मैं प्रिजम्पशन लूँ तो फिर मैं इसे क्लेम इनकर्ड में मान सकता हूँ, लेकिन चूंकि ऐसा कोई सर्वेयर फीस नहीं दिया है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस है, तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं हमारे बिजनेस के, वो है तो इसको हम ऑपरेटिंग मान लेते हैं।
मेडिकल फीस को भी ऑपरेटिंग, सबको ऑपरेटिंग मान लिया। अदर्स में क्या लेगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है जिसकी कॉस्ट इतनी थी, उसको आपको डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट, भगवान की तरह से क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, आप इस पर मत लगाना, आप सीधा इस पर लगा लेना। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव 90,000 इनकम की बात है ये। इनकम टैक्स रेट एट सोर्स देयर ऑन 10,000 रुपए काटा, 90,000 मिला, मतलब टोटल कमाई कितनी होगी 1 लाख रुपए। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मोटर कार 5,000। डबल इनकम टैक्स रिफंड, रिफंड आया 15,000। प्रोविजन फॉर यूआरआर ओपनिंग इतना है। एडिशनल प्रोविजन फॉर रिस्क, ओपनिंग में एडिशनल रिस्क 11 लाख का था प्रोविजन। और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलती है कि फायर पे 5% ऑफ नेट प्रीमियम ऑफ द ईयर। एडिशनल प्रोविजन आप 50 के अलावा कितना बनाएंगे, 5% और बनाएंगे, मतलब 55 का बनेगा क्लोजिंग यूआरआर। अब बन जाएगा बेटा एक क्वेश्चन, चूंकि आपको इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट तक पूछा गया, तो आप रेवेन्यू अकाउंट तक ही कंसर्न रहेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स की बात ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पड़ती तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बखूबी बना पाएंगे, और प्लीज एक बार बना के देखिए कितना बनता है नहीं बनता, आप मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन और बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत थॉरली डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट भी है। थैंक यू सो मच। सर एक बात बताइए, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कैसे बनाया करेंगे? हम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, हम इसकी बड़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे, हमसे पूछा क्या गया है, मांगा क्या गया है, दिया क्या गया है। इन सब के अलावा हम जो चेक करेंगे, कि भैया रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का ढांचा बना के पहले लिखेंगे, और दी गई इन्फॉर्मेशन को ढांचों में वर्किंग नोट में लिखते जाएंगे, और जब सारे वर्किंग नोट और ढांचों में लिखने वाली फिगर्स का काम हो जाए तो कोरिलेट करेंगे कोई चीज किससे लिंक तो नहीं है, क्योंकि इसमें मिसिंग फिगर कम रहती है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो ठीक है, हमने जैसे प्रीमियम का शेड्यूल नंबर 1 है, 1 के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 बना लिया, वहां पे चेंज इन यूआरआर तक पहुंच गए, तो फिर नेट प्रीमियम निकल गया, जैसे नेट प्रीमियम निकला तो फिर से आप उसको पुट कर दिए, तो सारी चीजें ऐसे लिंक हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगी। फॉर्मेट याद रखेंगे तभी आप इसे बहुत अच्छे से और जल्दी से एक बार में बना पाएंगे। सही जगह पे सही फिगर रखिएगा, स्केल लगा के लिखिएगा, ठीक है। एनी मोर डिफिकल्टीज? नहीं सर, और कोई डिफिकल्टीज नहीं है। थैंक यू सो मच।